प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, पीएम मोदी आज 7 अहम बैठकें करेंगे। पहली बैठक में रीमाल तूफान के बाद कई राज्यों में खासकर नॉर्थ ईस्ट में बने हालात की समीक्षा की जाएगी। दूसरी बैठक देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से बने हालात पर होगी। इसके अलावा एक बैठक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की तैयारियों को लेकर होगी। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है और इसके लिए इस बार बड़ी तैयारी हो रही है। इसके अलावा नई सरकार में अगले 100 दिन के एजेंडे को लेकर भी पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं। हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अनूप, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 7 बैठकें बताई जा रही हैं। किन विषयों पर और किस संबंध में ये बैठकें हो सकती हैं, क्या हैं डिटेल्स अपने पास? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए थे मेडिटेशन के लिए, उस समय विपक्ष ने एक तरह से उनकी आलोचना की थी और कहा था कि ये प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनका मेडिटेशन खत्म हुआ, वो दिल्ली पहुंचे और उसके बाद बैक टू बैक आज 7 बैठकें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसका जिक्र आप भी कर चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात है कि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो साइक्लोन और हीट वेव को लेकर के बैठक करेंगे, बल्कि सरकार के आगे के 100 दिन के एजेंडे पर भी आज चर्चा करेंगे कि सरकार आने वाले दिनों में 100 दिनों में सरकार देश के लिए क्या क्या काम करने जा रही है, क्या एजेंडा रहने वाला है। जिस तरीके से कल एग्जिट पोल दिखाया है, उससे कह सकते हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगली सरकार जो है फिर से एनडीए की बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और अब से ही कामकाज का जो सिलसिला है सरकार के तरफ से, वो जो है वो शुरू हो चुका है और इसी को दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 दिन के एजेंडे पर आज एक रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम के लिए आगे बढ़ेंगे। जी, लेकिन अनूप, ये जो बैठकें होनी हैं, इसके क्रियान्वयन के लिए भी क्या कोई समय तय किया गया? इसके बारे में भी सूत्र कुछ जानकारी दे रहे हैं। 100 दिन के एजेंडे के बारे में क्या आधार, क्या लक्ष्य लेकर चल सकते हैं नरेंद्र मोदी, इसके बारे में कोई डिटेल? बता दूं कि चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की थी प्रधानमंत्री कार्यालय के जो उनके अधिकारी थे और इसके अलावा कई मंत्रालय थे, उस पर भी चर्चा की गई थी कि अगर सरकार आती है तिबारा तो सरकार किस तरीके से 100 दिन के काम को आगे बढ़ाएगी। और जिस तरीके से वोटिंग खत्म हुई है, कह सकते हैं कि चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किन किन मंत्रालय को क्या क्या टारगेट देने हैं, ये तमाम बातों का जो है वो आज चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अधिकारियों के साथ करेंगे और एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अनूप, आप नजर बनाए रखिएगा बैठक के बाद इस पर क्या और स्पष्ट जानकारी मिलती है। जानकारी लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने की। और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद डीजीपी समेत प्रदेश के तमाम पुलिस के आला अधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा करने जा रहे हैं, जिसमें खासकर महिला अपराध को लेकर सख्ती बरतने की रणनीति बनेगी। दरअसल अशोकनगर जिले में हुई घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई, जिसमें युवती से रेप के आरोपी ने उसके घर में घुसकर मारपीट की थी और युवती का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की थी, जिसका एक वीडियो सीएम तक पहुंचा है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ये निर्देश, जो डीजीपी समेत प्रदेश के तमाम पुलिस आला अधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा करें, जिसमें महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उन्हें रोकने के लिए विशेष फोकस रहेगा। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वासु, आज की अगर बात करें कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक सीएम करने जा रहे हैं, जो कि बीते कुछ दिनों में हमने देखा कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे लेकर वाकई इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जिस तरह से अशोकनगर में घटनाक्रम सामने आया और इसके अलावा भी कई जो अपराध है वो मध्य प्रदेश में हुए, उसके बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो काफी सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस को ये निर्देश किया है कि जो लगातार अपराध हो रहे हैं उन पर अब काबू पाया जाए और जो अपराधी है, आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, असामाजिक तत्व है,
उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए। अशोकनगर में जिस तरह से मामला सामने आया था, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव पीएचक्यू पहुंचे थे। वहां पर डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली थी और स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए थे कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो, विशेष तौर पर इन मामलों पर ध्यान दिया जाए और खासतौर पर सरकार महिलाओं के प्रति जो है वो संवेदनशील है, तो कानून व्यवस्था भी जो है वो मजबूत होनी चाहिए और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन पर जल्द से जल्द अंकुश लगना चाहिए। तो ये तमाम सारी दिशा निर्देश जो है वो सीएम के द्वारा दिए गए और उसके बाद अब आने वाले समय में सख्ती जो है पुलिस प्रशासन की वो मध्य प्रदेश में नजर आएगी, ताकि जो अपराधी है और आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनमें कानून का जो खौफ है वो साफ तौर पर नजर आए। जी बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, बैठक के बाद क्या कुछ डिटेल्स मिलेंगी जानकारी लेने के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। और दुर्ग में एक खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। आग कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि एम्बुलेंस जल चुकी थी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर भेजा गया और आग बुझाई गई, आग पर काबू पाया गया। चिकित्सालय में ये एम्बुलेंस खड़ी हुई थी और गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। और आग बुझाने के लिए वहाँ देखिए फायर फाइटर पहुंचे हुए हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास वहां किया गया। और देखिए आग की लपटें कितनी तेज़ी से उठ रही हैं। यहाँ पर एक एम्बुलेंस के वाहन में आग लगी थी और ये एम्बुलेंस वाहन अस्पताल परिसर में ही खड़ा था। आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इंदौर से एक अहम खबर, जहां नशे के सौदागरों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। परदेशीपुरा और एमआईजी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत 21 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए। डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा के इनपुट पर यह गिरफ्तारी हुई। कुछ दिन पहले भी पकड़े गए थे 19 ड्रग तस्करों को पकड़ा गया था और ड्रग्स तस्करों की निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पंजाब, मुंबई, राजस्थान, जम्मू कश्मीर से कनेक्शंस सामने आए हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, स्विफ्ट किल का अब ये बड़ा प्रारूप देखने को मिल रहा है। ये स्विफ्ट किल का एक बड़ा प्रारूप देखने को मिल रहा है। ये दूसरा बड़ा एक्शन हुआ है। पहले एक्शन में 19 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हुए थे। उनसे जो जानकारी सामने आई थी, उनसे जो इनपुट मिला था, उसके बाद डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर 2 थाने के फोर्स ने कल बड़ी कार्रवाई की है। करीब 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले बड़ी कार्रवाई में 19, दूसरे में 21, यानी अब जड़ से इंदौर में ड्रग्स को समाप्त करना है। पुलिस ने संकल्प लिया है कि लगातार अलग अलग जोन पर एक बड़ा कार्रवाई करेंगे, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर। और ये बड़ी कार्रवाई तब शुरू हुई थी आशीष, जब एक पीओके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां से जब एक ड्रग्स का बड़ा कनेक्शन सामने आया था, उसके बाद से लगातार एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एनसीबी ने कार्रवाई भी किया था और अब जो ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हो रहे हैं उनसे जो पूछताछ सामने आ रही है उसमें अलग अलग राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, मुंबई, ये वो राज्य हैं जहां से बड़े जो ड्रग्स तस्कर हैं वो इंदौर के ड्रग्स पेडलरों के संपर्क में, यानी बड़े तस्कर लगातार मिनी मुंबई को टारगेट कर रहे हैं और मिनी मुंबई में बड़े केमिकल युक्त और हाई क्वालिटी के जो एमके ड्रग्स है वो मिल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता भी रही पुलिस प्रशासन की कि इतनी अच्छी क्वालिटी के जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स इंदौर कैसे पहुंची, मिनी मुंबई कैसे पहुंची, क्योंकि ये जो ड्रग्स है इसका सबसे ज्यादा पंजाब, दिल्ली, इन राज्यों में इनका सबसे ज्यादा पेडलिंग होती थी, इसकी सबसे ज्यादा तस्करी इन राज्यों में होती थी। लेकिन अब ये जो ड्रग्स है ये इंदौर में मिलने लग गए थे। ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। पिछले अगर 2 सालों की बात करते हैं तो 71 करोड़ रुपए का हैदराबाद से जो ड्रग्स आया था वो इंदौर में मिला था। उसके बाद लगातार कार्रवाई इस वक्त ड्रग्स को लेकर चल रही है। कुछ दिन पहले, करीब 1.5-2 महीना पहले 7 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त हुई थी। तो कहीं ना कहीं ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क मिनी मुंबई में देखने को मिल रहा है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। ये स्विफ्ट किल का दूसरा बड़ा एक्शन है, जिसमें 21 जो पेडलर है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार इनसे पूछताछ जारी है। बहुत जल्द बड़े खुलासे की बात कही जा रही है। बड़े ड्रग्स जो पेडलर है, जो ड्रग्स तस्कर, उनकी गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। आती बिल्कुल। और ये जो नशे का जहर इंदौर के युवाओं के रगों में घोलने का प्रयास था, उस पर एक बहुत बड़ा ये एक्शन, और इससे उम्मीद है कि मिथिलेश बहुत बड़ी लगाम लगेगी और आगे आने वाले समय में इस स्विफ्ट किल का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा इंदौर में। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश।
और मैहर में एक कार चालक ने नाबालिग को कुचलने की कोशिश की और यह सब कुछ वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें आप साफ देख सकते हैं। देखिए तस्वीरें जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक नाबालिग कार के बोनट पर लटका हुआ है और ड्राइवर कार को रोकने के बजाय उसे भगाए ही जा रहा है। बाइक चालक ने कार सवार ने नाबालिग को टक्कर मारी, जिसके बाद कार रोकने की उसने कोशिश की, लेकिन कार चालक ने उसे बोनट पर ही टांगे हुए कार को भगाना शुरू कर दिया। बोनट पर नाबालिग अटका चीखता रहा, चिल्लाता रहा। आरोपी ने नाबालिग को कार की बोनट पर बिठाकर 1 किलोमीटर तक उसे भगाया। उसके बाद सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने अमरपाटन थाने में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर श्योपुर पहुंचे। उन्होंने नाव हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। ऊर्जा मंत्री ने हादसे पर शोक प्रकट किया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। बता दें कि सीप नदी पार करने के दौरान आए तूफान की वजह से नाव पलट गई थी और इस हादसे में 5 बच्चे और एक महिला समेत 7 लोगों की डूबने की वजह से मौत हो गई। और ग्वालियर के माधवगंज में 3 बुजुर्गों की बाल जान बची। दरअसल साईं कृपा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में 82 साल के आत्माराम, 85 वर्षीय बहन शीला और 104 वर्षीय मां दयावती के साथ रहते हैं। और आत्माराम की मां दयावती चलने फिरने में असमर्थ हैं, जबकि बहन शीला बोल और सुन नहीं सकती। शनिवार को तीनों अपने फ्लैट में थे और इस दौरान फ्लैट की चाबी गुम हो गई, जिसकी वजह से पूरा परिवार भीतर कैद हो गया। आत्माराम ने कई बार दरवाजे को पीटा, लेकिन किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुछ देर बाद बाथरूम में आत्माराम जाकर बेहोश होकर गिर गए। इस दौरान आत्माराम के भांजे ने उन्हें फोन किया। कॉल रिसीव न होने पर वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पड़ोसियों की मदद से तीनों को बाहर निकाला। और बढ़ते आगे, आपको बता दें भिंड में रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। अवैध रूप से रेत भंडारण जब्त किया गया। बिना अनुमति के रेत का यह भंडारण चल रहा था और करीब 1200 घन मीटर रेत जब्त की गई है। अवैध रूप से चलने वाले ईंट भट्टों पर भी कार्रवाई की जानी है। भिंड में प्रशासन अब एक्टिव हो रहा है और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से जो रेत का भंडारण करके रखा गया था उसे जब्त कर लिया गया है। और सागर में टीआई और प्रधान आरक्षक पर गाज गिरी। दरअसल आरोपी बदलने के मामले में दोनों पुलिस कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद दोनों पर कार्रवाई और बलवा केस में पैसे लेकर आरोपियों का बदला था नाम। आपको बता दें कि आरोपी बदलने के मामले में दोनों पुलिस कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद दोनों पर कार्रवाई की। दरअसल बलवा मामले में पैसे लेकर आरोपियों का बदल लिया था नाम और ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी जब पुलिस के बड़े अधिकारियों को लगी तो उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए सागर में टीआई और प्रधान आरक्षक पर एक्शन लिया और बड़ी गाज उन पर गिरी है और पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।
तो महाकाल के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, महाकाल के भक्त अब भस्म आरती में वर्चुअली शामिल हो सकेंगे। दरअसल बाबा महाकाल प्रबंधन समिति की तरफ से वीआर कंपनी की तरफ से महाकाल आने वाले भक्तों के लिए खास सुविधा प्रदान की जा रही है और ऐसे में यहाँ भस्म आरती का एक वर्चुअली अनुभव करने के लिए वीआर सेट्स की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल ऑफिस के पास वीआर 3D संचालित हो रहा है, जिसमें 3D तकनीक से भक्त गर्भगृह के साक्षात दर्शन की अनुभूति कर सकेंगे। उज्जैन के निवासियों के लिए महाकालेश्वर मंदिर में 3 से 30 जून तक ये निःशुल्क उपलब्ध सुविधा करवाई जाएगी, जबकि बाहरी श्रद्धालुओं के लिए फीस लगेगी। हम जो ये निःशुल्क सुविधा हम स्टार्ट की है हमने उज्जैन नगर वासियों के लिए, जो कि 3 जून से 30 जून तक अभी हमने 12 बजे से 5 बजे तक की हमने ये व्यवस्था रखी है दोपहर में, और इसके साथ साथ ये सोमवार से शुक्रवार के लिए रहेगी। और इसमें उज्जैन निवासी अपना आधार कार्ड लाके उनके आधार कार्ड की एक एंट्री हो जाएगी और उस पे एक आधार कार्ड पे एक पर्सन को हम एंट्री देने का हमने निर्णय लिया है। ये अभी 30 जून के लिए 30 जून तक रखी गई है। हम देखते हैं कि हम उज्जैन नगरवासी बहुत सारे हमने देखा कि जिन लोगों को पता भी नहीं है कि हम किस तरीके से दर्शन यहाँ पे भस्म आरती के करा दें, तो इसी सब सुविधाओं को हमने उज्जैन नगर वासियों को दिखाने के लिए हमने सुविधा मुफ्त रखी हुई है। और बढ़ते हैं आगे। इधर दतिया में पुलिस की कार्रवाई के बावजूद बदमाश बेखौफ हैं। उनके सिर से हथियारों के साथ खेलने का, रील बनाने का बुखार उतर ही नहीं रहा है। भले ही कायरों की तरह मुंह पर जुराब लपेट कर वो रील बनाए, लेकिन रील जरूर बनाएंगे। और एक बार फिर एक बदमाश कट्टा लहराते हुए मुंह पर जुराब लपेटकर वायरल हुआ इसका वीडियो। पहले भी बदमाशों ने हथियार के साथ फोटोज वीडियोज पोस्ट किए हैं और अब देखना यह होगा कि पुलिस ऐसे हथियारबाजों पर क्या कार्रवाई करती है। और आप देखिए तस्वीरों में एक खंडहर के अंदर एक शख्स मुंह पर कपड़ा लपेटकर हथियार लेकर अपने आप में खुद मुख्तारी का शिकार हुआ, इधर उधर घूमता नजर आ रहा है और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। महासमुंद के बाग बहरा नगर के वार्ड नंबर 10 में हीट वेव से मौत की आशंका। दरअसल परिजनों का यह कहना है कि जानकी महानंद की तबीयत 29 मई को खराब हुई थी, जिसके बाद उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग हीट वेव से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है। मृतक के पिता ईश्वर महानंद ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन और पीएम आवास के ठेकेदारों को बताया, क्योंकि उनका पूरा परिवार एक झोपड़ी बनाकर उसी में रहने को मजबूर है। उन्हें अभी तक पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला है। परिजनों का आरोप है कि झोपड़ी में रहने से गर्मी और लू से उनकी बेटी की मौत हुई। तबीयत जमनम महानंद की तबीयत खराब थी बहुत 29 तारीख से, तो कल 2 बजे उसकी मौत हो गए। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर बोले कि उसको लू लग गए, गर्मी के कारण उसकी मौत हो गए। और उन लोग 1.5 साल से झोपड़ी में रह रहे हैं। इंदिरा निवास आया तो उन लोग बना नहीं रहे थे, 2 साल से इसी पड़ा है, 1.5-2 साल से। उन लोग तो बोले तो हाँ बनाएंगे, पैसा आएंगे, तो पैसा नहीं आ रहा है तुम लोग का खाते में, ऐसे करके बोले थे। आएंगे तब बनाएंगे ऐसे बोले। अभी आवास घर तो आए कोई मतलब नहीं है। अब झोपड़ी में रहते 1.5 साल हो गए भैया, ये 1.5 साल हो गए। मोरो यहाँ के पत्नी खत्म हो गए और ये तो मलिका खत्म हो गए, अभी तक के ध्यान नहीं देते। दूसरे जगह काम लगा था भैया। अब 5 बुक भी ले गए है और 70,000 रुपये ले गए है। तो पाड़े या आपके माध्यम से वो जानकारी मिली है कि एक वर्ष हुई है ना, आप ये जमुना महानंद 23 साल की थे, है ना, उसके बारे में हम लोग जांच करेंगे, जांच करेंगे। और क्लिनिक जहाँ भी क्लिनिक जिस क्लिनिक में हुई है उसकी जांच करेंगे
और साथ ही साथ इसमें उस पर कार्रवाई करेंगे तो। और अंबिकापुर से खबर, जहां आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में छोटा भाई गिरफ्तार। छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार को घर से बाहर निकाला था। प्रताड़ना से तंग आकर बड़े भाई ने फांसी लगा ली थी और जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो रहा है। और मुंगेली में धान खरीदी में जीरो शॉर्टेज लाने का लक्ष्य हासिल नहीं करने पर एफआईआर दर्ज होगी। दरअसल कलेक्टर राहुल देव ने खरीदी प्रभारियों को इस पर चेतावनी दी है। धान जमा करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सहायक पंजीयक हितेश श्रीवास और धान खरीदी नोडल संतोष सिंह को शो कॉज नोटिस दिया गया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।